नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले हमने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बिज़नेस मॉडल पर एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने रिलायंस के शेयर की जितनी वैल्यू जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास है उसकी गणना की थी। इस बारे में हमारे एक दर्शक प्रमोद जिंदल जी ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि हमने जो रिलायंस की होल्डिंग है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास उसकी कीमत की गणना पोस्ट बोनस कर दी है, जबकि हमें प्री बोनस शेयर का प्राइस लेना चाहिए था। मैं आपको बहुत ज़्यादा उसकी मैथमेटिक्स में नहीं ले जाऊंगा और मैं सिंपली ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी वो जो धारणा थी कि रिलायंस की जो शेयर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास है तो उनके कारण ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को आज ये वैल्यूएशन मिल रहा है। अब बात करते हैं जैनसोल इंजीनियरिंग की। अब हमने कल जैनसोल इंजीनियरिंग के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये कहा था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को उन्होंने झूठी सूचना दी और वो अपने कर्जे पर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, यानी कि वो बैंकों को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट टाइमली नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने कॉन कॉल में भी झूठ बोला और जो पेपर्स उन्होंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को दिए वो भी उनके सही नहीं थे। अब इस बारे में जैनसोल इंजीनियरिंग के एमडी जो हैं जग्गी साहब, उन्होंने अपने हस्ताक्षर से एक स्टेटमेंट जारी किया है। वो स्टेटमेंट में क्या है आप एक बार देखिए और मैं उसका विश्लेषण करके आपको बताऊंगा कि ये कंपनी जो है ना अभी भी विश्वास लायक नहीं है। तो पहला उन्होंने क्या है कि साहब रेटिंग डाउनग्रेड जो हुआ है, ये उनका स्टेटमेंट में कंपनी कह रही है कि रेटिंग डाउनग्रेड जो किया है, यानी डिफ़ॉल्ट रेटिंग जो इकरा ने और केयर ने दे दी है, वो इसलिए है कि हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच हो गया। अब इसका क्या मतलब कि इनके पास डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए पैसे नहीं है। इसका मतलब जो इनसे ग्राहकों से पेमेंट आ रहा है वो तो आना चाहिए, वो तो आ नहीं रहा और खर्चे डेली के डेली हैं इनके। और फिर इन्होंने क्या कहा कि हम जो है ना ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो कस्टमर से पेमेंट की उगाही कर रहे हैं। तो भाई आपका टाइमली पेमेंट आपने उगाही पहले क्यों नहीं किया, या कस्टमर क्यों नहीं पेमेंट कर रहा, आपने किसको सप्लाई कर दिया ये माल, ऐसा क्या हो रहा है जो कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा। वो एजीएस ट्रांजैक्ट का एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि हम ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हुआ कुछ नहीं है। वो एनसीएलटी में चली गई है कंपनी। फिर कहते हैं वी डिनाई एनी इन्वॉल्वमेंट इन फॉल्सिफिकेशन क्लेम्स, कि हमने कोई झूठा क्लेम नहीं किया है। तो भाई रेटिंग एजेंसी वाले जो है ना वो तो उनको तो कोई मज़ा आ नहीं रहा है कि आपकी रेटिंग को डिफ़ॉल्ट में डाल दें। उनके पास इन्फॉर्मेशन आई, आपने एक कागज़ दिया उनको और वो झूठा कागज़ था और बैंकों से उनको पता लगा या उनके सोर्सेज से पता लगा कि साहब ये तो पेमेंट टाइमली कर ही नहीं रहे हैं, तभी तो उन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड की है। आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं उनकी। फिर ये कहते हैं कि हमने इस बारे में जांच करने के लिए कि हमने कोई क्या हमसे झूठा क्लेम या क्या हमसे ऐसी बात हो गई कि ये झूठे क्लेम के बारे में हमने एक कमेटी सेटअप कर दी। भाई इसमें क्या कमेटी सेटअप करने की बात है, भाई क्या सेटअप करेंगे आप कमेटी? आपके सीएफओ के साइन से जाता होगा कि हमने रेटिंग एजेंसी के पास जो इन्फॉर्मेशन जाती होगी, तो एमडी मतलब सीनियर मैनेजमेंट के साइन से जाता है। तो सीनियर मैनेजमेंट को और सीएफओ को ये पता नहीं होता क्या कि उन्होंने बैंकों का पेमेंट कर दिया है कि नहीं कर दिया? साइन तो उन्हीं के होने वाले हैं ना, बैंकों को पेमेंट करेंगे तब भी। कर्जे का पेमेंट या टाइमली पेमेंट होने वाला है तो वो नीचे का स्टाफ आके बोलेगा ना कि बॉस पैसे नहीं है। फिर आप क्या कह रहे हो, कमेटी सेटअप करके क्या कर लोगे आप? फिर कहते हैं कि दीज आर चैलेंजिंग टाइम्स, ये चुनौतीपूर्ण समय है और हम डिसाइसिव स्टेप ले रहे हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बरकरार रहे। हम भी यही चाहते हैं कि आप अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बरकरार रहें ताकि हमारे छोटे निवेशक जो है ना उनका पैसा नहीं डूबे। अब ये फिर आगे कहते हैं कि हमारा अभी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ना वो 1.95 है, यानी हर 100 रुपये की इक्विटी के ऊपर इनके पास 195 रुपये का कर्जा है। तो उन्होंने बताया भी है कि हमारे 1146 करोड़ का तो कर्जा है और हमारे पास रिजर्व जो हैं वो 589 करोड़ के हैं। तो ऐसे मिला के ये 1.95
परसेंट होता है। फिर ये कहते हैं कि हम इसको साहब कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कैसे कम कर रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनके पास, और वो 2997 इलेक्ट्रिक व्हील की सेल करेंगे, उससे 315 करोड़ आएंगे। और एक सब्सिडरी है, उसको हम बेचेंगे अमेरिका में, एक सब्सिडरी इनकी है, उनकी सेल करेंगे तो हमारे से 350 करोड़ आएंगे। अब आप अच्छे से ये बात को ध्यान रखिएगा कि ये क्या कह रहे हैं कि हम 2997 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचेंगे तो उससे 315 करोड़ आएंगे, सब्सिडरी की सेल से 350 करोड़ आएंगे। अब ये क्या काम आएंगे, ये पैसे का क्या करेंगे? इन्होंने क्या कहा है कि हम वर्किंग कैपिटल ऑब्लिगेशंस को पूरा करेंगे, यानी कि जो डे टू डे के ट्रांजेक्शन्स का जो पैसा है ना, वो हम इनसे चुकाएंगे और एग्जिस्टिंग डेट जो है ना उसको रिड्यूस कर देंगे। और हमारा टारगेट ये है कि डेट टू इक्विटी 0.8 पर ले आएँ। अब आप किस्सा सुनिए। इन्होंने 25 फरवरी को इन्होंने एक जारी किया स्टेटमेंट 25 फरवरी को, और कहते हैं कि हम एक सब्सिडरी जो है ना उसको हम बेच रहे हैं। ये जो सब्सिडरी का जिनके लिए ये कह रहे हैं कि हम सब्सिडरी की सेल से 350 करोड़ आएंगे। अब उसमें क्या खास बात है? अमेरिका में एक कंपनी है और वो इनकी सब्सिडरी अमेरिका में, और अमेरिका में ही एक कंपनी उसको खरीद रही है। तो पहली बात तो ये है कि वो ये कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो है ना, ये टर्म शीट है, मतलब जो दोनों में करार हुआ इनकी सब्सिडरी में और वो जो खरीदने वाली कंपनी में, अमेरिकन कंपनी में जो करार हुआ है, उसकी टर्म शीट, उसमें जो दोनों के बीच में करार है वो नॉन बाइंडिंग है। क्या मतलब? दोनों कभी भी मुकर जाएंगे, दोनों में से एक कभी भी मुकर जाएगा। लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब आपने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो सिर्फ अभी अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। किसी को भी नहीं पसंद आएगा तो छोड़ के चला जाएगा। दूसरी बात, कब कंप्लीट होगा, कब 350 करोड़ रुपए इनके पास आएंगे? दिसंबर 2026 में। ये इनके खुद की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि साहब हम जो है ना, ये जो आप पूरा जो पैसा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल से 315 करोड़ और सब्सिडरी सेल से 350 करोड़ जो है ना, उसको हम किस काम में लेंगे? हम काम में लेंगे उसको वर्किंग कैपिटल ऑब्लिगेशन से। 2026 में वर्किंग कैपिटल आएगा क्या? डे टू डे ऑपरेशंस में तो आपको करंट पैसा चाहिए ना, तुरंत पैसा चाहिए ना। आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हो सर? जग्गी साहब, आप भी तो कुछ तो सोचो कुछ, कि आपने इन्वेस्टर्स को मूर्ख समझ रखा है क्या? और आपको पहले ये सब चीज़ें मालूम थी ना, तभी तो आपने बेचने का प्रबंध किया उसको। और सिर्फ आप लेटर निकाल रहे हो, आप कोई ठोस तो बात बता नहीं रहे हो। आप ये कह रहे हो कमेटी सेटअप कर देते हैं। भाई मुझे तो बिल्कुल भी इनके ऊपर, इनके स्टेटमेंट्स के ऊपर, ये दोनों सब कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं आपस में स्टेटमेंट्स, है ना। अब उस स्टेटमेंट में जो 25 तारीख का स्टेटमेंट इन्होंने जारी किया कि हम सब्सिडरी, अमेरिका वाली सब्सिडरी बेच रहे हैं, उसमें ये क्या कहते हैं? अभी इन्होंने क्या किया, ये पैसा किस काम आएगा कि कंप्लीटली इस काम आएगा कि वर्किंग कैपिटल ऑब्लिगेशन को पूरा कर लें और जो डेट है ना उसको चुका दें। उस स्टेटमेंट में 25 तारीख वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि हम ये जो हमसे 350 करोड़ है उसका हम क्या करेंगे? वो ये है कि साहब इस कंपनी के, यानी वो सब्सिडरी जो इनकी सब्सिडरी है जिसको ये बेच रहे हैं, उसके सिर्फ अमेरिका वाले ऑपरेशन बेचे इन्होंने। इंडिया में उसके ऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, सोलर ईपीसी बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए और दूसरे क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप पता नहीं है क्या आपको कि पब्लिक पढ़ेगी इसको और लोग एनालाइज करेंगे? ये पता नहीं है सर आपको? ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपके कुछ लिक्विडिटी की इश्यूज अचानक से खड़े हो गए 25 तारीख के बाद, और फिर आपने ये चीज़, ये वाले जो 3 प्लान आपने इनिशियली सोचे थे कि हम सब इस जो पैसा हमारे से आएगा उसको हम इन कामों में लगाएंगे, और अब जब क्रिटिकल सिचुएशन हो गई तो आपने ये डिसीजन चेंज कर दिया है। बट देखिए, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें, बड़ी इनकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। और हर कंपनी, जो भी इस तरह की कंपनी होती है जो डेट में फंस जाती है ना, वो इसी तरह की बातें करती है। और अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इनको वर्किंग कैपिटल के लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से लाएंगे? अब अगर ये डेट लेने जाते हैं तो 85% तो मान लीजिए इनके जो प्लेज शेयर हैं उन्हीं के पास, जैसे आईरेडा और पीएफसी के पास इनके प्लेज शेयर है, मान लीजिए वापस उनके पास जाते हैं तो 85% तो ऑलरेडी प्लेज्ड है और रोज़ 10% का नीचे सर्किट लग रहा है। तो वो तो उल्टे और कहेंगे तुम ये शेयर रखो मेरे पास, नहीं तो इन शेयर को मैं बेचता हूँ, क्योंकि उसका कोलेट्रल, वो जो लेंडर्स का कोलेट्रल है वो कम हो रहा है डे बाई डे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। आप जितने भी दर्शक हैं
ऐसी किसी भी कंपनी, मतलब यही कंपनी नहीं है, ये तो एक उदाहरण है, तो ऐसी किसी भी कंपनी में जब आप ऐसी सिचुएशन देखें, विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। विश्वास आपको कब कब करना है? जब रेटिंग एजेंसीज इनको हरी झंडी दे दें कि हाँ इनकी पोजीशन सही हो रही है। और रेटिंग एजेंसी की बात क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रेटिंग करने वाला जो आदमी है ना, वो नौकर होता है, वो तो जॉब कर रहा होता है। अगर वो गलत रेटिंग दे देगा ना तो उसकी जॉब चली जाएगी और उसको कोई इंडस्ट्री में वापस लेना नहीं है, ठीक है। इसलिए वो तो सही से, वो तो बिल्कुल एक्स्ट्रा कॉशियस होकर रेटिंग देगा। अब इनकी डिफ़ॉल्ट होने के बाद सही रेटिंग अगर आएगी ना इनकी, तो वो बहुत ही कॉशियस होकर 10 बार सोच के देगा। और ए रेटिंग देने वाला होगा ना वो, तो फिर भी कंजर्वेटिव होकर सोचेगा यार बी दे देता हूँ मैं तो, है ना, क्या पता फिर कुछ और निकल जाए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस शेयर में अगर आपके कोई मित्र, परिचित, जानकार जिसका आप भलाई चाहते हैं, उसका अगर आप वो नीचे लेवल पे ख़रीदने की कोशिश करते, तो गलती से भी मत खरीदना। ये इसकी हालत भी बहुत बिगड़ने वाली है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, ठीक है। सुधर जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे निवेशकों का पैसा नहीं डूबे। दुआ करते हैं कि कंपनी जो है वो जल्दी जल्दी इस क्रिटिकल सिचुएशन से उभरे। लेकिन विश्वास देखो मेरे को बिल्कुल नहीं है। और आपको भी जो है ना, थोड़ा इस बात पे जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर विचार करके ही कोई एक्शन लेना चाहिए। खरीदने बेचने की कोई इस बारे में राय नहीं है। टीचर्स लाइफ दार्जिलिंग वो पूछते हैं कि CDSL और KPIT को एवरेज कर सकता हूँ क्या? देखिए, ये बात तो मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ कंपनीज़ के बारे में आपको बता सकता हूँ। दूसरी बात, मुझे लगता है आप टीचर हैं दार्जिलिंग में किसी कॉलेज या स्कूल में, और अच्छा है सर। मैंने तो कभी दार्जिलिंग देखा नहीं है, लेकिन सुना है उसके बारे में। वो फिल्मों में शूटिंग, पुरानी फिल्मों में जो देखते थे दार्जिलिंग के वो वादियाँ, तो टी गार्डन्स के लिए सुनते हैं, तो उम्मीद करता हूँ वैसे ही अच्छे होंगे ये, और आप भी बड़े खुश होंगे वहाँ पर। तो CDSL के बारे में बताते हैं। देखिए, CDSL जैसी कंपनी है ना, ये मतलब इसमें कुछ है नहीं, नेगेटिव बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है नहीं इन द सेंस, इन्होंने एक IT का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लिया। कैसा? जैसे ये एयरटेल और जियो टाइप की कंपनी है ना, ये क्या करती है, एक लाइसेंस आपने ले लिया और एक टावर खड़ी कर दी। उसके बाद तो आप जितने लोग इसमें घुसेंगे ना, उतने इनके पैसे ही पैसे हैं, ठीक है। ऑपरेशन एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं, और आप जितने जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे आप, मतलब अगर आपने मोबाइल की कॉल्स की रेट आपने बढ़ा दी तो आपकी क्या प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो सेम किस्सा इनका, इन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, गवर्नमेंट से इनको परमिशन मिल गई, है ना। ये डुओपोली है। डुओपोली मीन्स वो एरिया जिसमें दो ही प्लेयर होते हैं। तो इन दो ही डिपॉजिटरी है, एक NSDL की है और वो अभी लिस्टेड नहीं है, एक CDSL की है, और ज़्यादा मार्केट शेयर CDSL का है, और लोग जितने भी ब्रोकर्स हैं वो CDSL को पसंद करते हैं। तो कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, और इनके कई और काम हैं, जैसे KYC भी करते हैं ये, उसके रिकॉर्ड की वो जो अपना इंश्योरेंस की जो रिपॉजिटरी, मतलब जैसे अपन इंश्योरेंस का एक तो अपने पास पॉलिसी आती है, फिजिकल पॉलिसी आती है, एक रिपॉजिटरी में भी होती है। यानी कि वो जैसे डीमैट होता है ना, ऐसे डीमैट समझ लीजिए, इंश्योरेंस के डीमैट भी होते हैं, तो आप वो भी ये करते हैं। फिर करना इनको कुछ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने ले लिया, एक्सपेंसेस और जितने भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, डीमेटीरियलाइज करोगे, रीमेटीरियलाइज करोगे, फिर आप सेटलमेंट करोगे, ठीक है ना, तो आपके चार्जेस कटते जाते हैं ना। आपने देखा होगा, आप जितने ट्रांजैक्शन करोगे उतने चार्जेस आपके कटते जाते हैं। तो जैसे जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी मतलब इनका धंधा भी बढ़ेगा, ठीक है। कहते हैं 18 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट हो गए, मुझे एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है जो, लेकिन मीडिया में जो खबरें हैं उसमें 18 करोड़ डीमैट अकाउंट होंगे। तो पब्लिक तो अभी तो ये शुरुआत है, मतलब हिंदुस्तान में जो इक्विटी कल्ट है उसकी शुरुआत है। तो ये जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे कंपनी ग्रो करेगी। और बस बात ये है कि NSDL के और CDSL के अलावा तीसरा चौथा अगर प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर दिया ना, मतलब डिपॉजिटरी में सरकार ने, तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी अभी तो मुझे कोई इनमें प्रॉब्लम नज़र आती नहीं है। 24,600 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, 31% का ROE है, और P जो है वो करीब करीब 40 का है। तो P थोड़ा सा और कम हो जाए तो अच्छा रहे, खरीदने बेचने की कोई राय नहीं है। फिर दूसरा KPIT के बारे में पूछते हैं, तो कि KPIT एक छोटी कंपनी है, ठीक है ना, मार्केट कैप 36,400 करोड़ रुपए का, करती क्या है,
ये सब ठेकेदार कंपनियां हैं। ये ठेका लेती हैं कहाँ पे? अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, और वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लाके और अपने यहाँ जो देसी आदमी इंडियंस हैं उनसे काम करवाती है, और बस वो काम करने का जितना पैसा लगा और उनसे जितना पैसा लिया, ठीक है, काम करने में करवाने में जो खर्चा आता है और उनसे जितना पैसे लिया उसका जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट। ये लोग सारी आईटी कंपनीज इंडिया में यही वाला काम करती हैं। कोई बड़े पैमाने पे करती है, कोई छोटे पैमाने करती है, और सब ने अपने अपने वर्टिकल छांट रखे हैं कि कोई बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में, कोई हेल्थ केयर में, तो इन्होंने भी अपना एक वर्टिकल छांट रखा है। तो वो जो वर्टिकल है ना वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, तो ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए ज़्यादातर काम करते हैं। तो इनका जो बिज़नेस है वो 30% यूएसए से आता है, 50% जो यूरोप से आता है, और एशिया में जो ये काम करते हैं वो करीब रेस्ट जो 20% है उसमें आता है। और 31 का आर है। बस पी इसमें जो थोड़ा सा है वो पी 48 का है, वो एक थोड़ा सा कंसर्न है। अदरवाइज़ बढ़िया कंपनी है। और अभी जो कंपनी में जो आईटी शेयरों में पिटाई हो रही है वो हमारे ट्रम्प साहब के कारण है, तो वो उनका मूड जब चेंज होगा, ठीक है, और तो तब से आप ये समझिए ये आईटी शेयरों के भाग्य भी चलेंगे। मतलब हम लोग जो है ना अमेरिका और यूरोप के ऊपर डिपेंडेंट हैं, है ना। हमारी खुद का कोई इसमें इनोवेशन जैसी चीज़ नहीं वहाँ से ठेके, क्योंकि 30% बिजनेस वहाँ से आता है, तो लोग डरते हैं कि पता नहीं ये क्या ट्रम्प साहब टैरिफ लगा देंगे या वहाँ पे जो आईटी वालों के लिए वीज़ा नहीं देंगे। और ट्रम्प साहब भारत को काफ़ी दबा रहे हैं। वही कह रहे हैं आपकी सारी जितनी भी हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका से आपके यहाँ, उस सब पे ज़ीरो टैरिफ कर दो। बड़ी अच्छी बात है, वो तो दादागिरी है अमेरिका की, है ना। तो खैर हम भी रेजिस्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर हमको उनकी ज़रूरत है तो उनको भी हमारी ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ है। तो अच्छा शेयर है और ख़रीदने बेचने की राय नहीं है। मतलब कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं इफ़ एंड बट नहीं है कि दोनों क्वालिटी शेयर्स हैं, CDSL और KPIT दोनों। अब आशीष शर्मा जी पूछते हैं जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए क्या करती है ये, स्मार्ट मीटर्स बनाती है। स्मार्ट मीटर्स क्या है? बिजली के जो मीटर होते हैं ना, तो वो स्मार्ट मीटर क्या हुआ, जैसे स्मार्टफोन है वैसे स्मार्ट मीटर है। तो वो क्या करती है, आपको रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा जहाँ से एक सेंट्रलाइज जगह जहाँ से होती है वहाँ से कम्युनिकेट कर सकती है। वो जो मीटर है ना, तो वहाँ से रीडिंग ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, बिल जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है तो उसको लेबर जो है उतना ले जाके रीडिंग लेना है, फिर बिल प्रिंट करना है, वो इन सब चीज़ों की झंझट नहीं है। सीमलेस काम हो जाता है कि आपके यहाँ से वहाँ से ऑटोमेटिकली रीडिंग पड़ी और आप कस्टमर के यहाँ एक ऐप पे वो बिल आ जाता है, तो कस्टमर देख सकते, तो खर्चा बच जाता है बेसिकली। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? देखिए दिक्कत क्या है कि इसमें ये लोग डिस्कॉम को और प्राइवेट प्लेयर्स को दोनों को ये एनर्जी मीटर्स, ये स्मार्ट मीटर्स जो है ना वो देते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डिस्कॉम है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट की यूटिलिटीज़ हैं। तो अगर आपने हमारा वोल्टेम वाला वीडियो देखा हो तो उसमें हमने बताया था कि वोल्टेम की एक स्ट्रैटेजी है, वो ये डिस्कॉम के पास जाती नहीं, क्योंकि डिस्कॉम से पैसा ही नहीं आता। पता नहीं कब पैसा आएगा, कब देंगे कि नहीं। उनकी फाइनेंशियल स्थिति बड़ी ख़राब है। और यहाँ पर ये जो काम कर रहे हैं ना वो ज़्यादातर उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका इतना ज़्यादा हाथ नहीं है। मतलब ये जिन प्राइवेट प्लेयर्स को सप्लाई करते हैं स्मार्ट मीटर्स वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। अब दिक्कत क्या है कि जब ऐसे चक्कर में आदमी फंस जाता है तो उसको वर्किंग कैपिटल लेनी पड़ती है। मतलब पहले तो मैं पैसा लगाऊं, बनाऊं एनर्जी मीटर को, फिर उनको सप्लाई करूं, सप्लाई करने के बाद फिर ये सोचूं कि भाई कब पैसा आएगा। जब तक पैसा नहीं आए तब तक मेरा वो जो मतलब पैसा आपका ब्लॉक रह गया, तो आपको तो ब्याज तो चल रहा है ना वहाँ पे। जहाँ से आपने वर्किंग कैपिटल की लिमिट ले रखी है या कोई डेट ले रखा है तो बैंक वो तो ब्याज तो सोता नहीं है, वो तो करेगा। तो ये इशू इसमें है। तो स्मार्ट मीटर का बिजनेस जो है ना, दूसरी बात कितना लंबा चलेगा। स्मार्ट मीटर मान लीजिए पूरे देश में लग गए, उसके बाद कितना टाइम चलेगा ये। हो सकता है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि हो सकता है ये कोई और सॉल्यूशन डेवलप कर ले, कोई और चीज़ डेवलप कर ले, कोई और प्रोडक्ट डेवलप कर ले। लेकिन इसका जो बिज़नेस करने का तरीका है ना बॉस आशीष शर्मा जी, वो रिस्की है। ठीक है, पेमेंट नहीं आया, 2 साल नहीं आया, 3 साल नहीं आया, फिर गवर्नमेंट कह दे कि भाई तुम्हारे तो इस मीटर में ये खराबी हो गई। भाई इसमें पॉलिटिकल एंगल भी काफ़ी है। तो आपको ऐसे ही ठेके नहीं मिल जाते। मान लो कोई ऐसी गवर्नमेंट आ गई जिससे आपकी पटरी नहीं बैठी, तब
आपका पैसा फंस गया, अब आपको निकलवाने के लिए काफ़ी जतन करने पड़ेंगे। प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर तो आप डिपेंडेंट हो नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो डिस्कॉम्स हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, और स्टेट गवर्नमेंट की खुद की हालत फाइनेंशियली ख़राब है। अब आप देखिए इनकी जो सेल है वो 3 साल में 25% बढ़ी है, प्रॉफिट 13% बढ़ा है, और मार्च 24 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है ना वो नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, इनका पैसा ही नहीं आ रहा है। इन्होंने सेल कर दी, ठीक है, कैश नहीं है, उधार में सेल कर रहे हैं ये, वही डिस्कॉम वाला झंझट। फिर क्या है मार्च 2024 में 588 करोड़ का जो कर्जा था ना वो बढ़ के सितंबर में, यानी आप देखिए 6 महीने में इनका कर्जा बढ़ के डबल हो गया, 1173 करोड़ हो गया। अब कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हो आप, है ना, पैसा आपका आ नहीं रहा, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना वही आप ये समझो, मैं ऐसा बता नहीं रहा हूँ कि इनकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, लेकिन जो जेंसोल के साथ किस्सा है ना वैसा किस्सा है ये। पैसा जब तक नहीं आएगा, हाँ गवर्नमेंट का पैसा सिक्योर है, लेकिन कब आएगा बॉस? हम तो शेयर होल्डर हैं, अब वो कंपनी वाला जाने, कंपनी का काम जाने। तो ये ऐसी जो कंपनीज होती है ना, ये क्या है, बुल मार्केट में बढ़िया चलती हैं। वहाँ पर क्या है, बुल मार्केट में जो कचरा शेयर होता है ना वो सबसे पहले दौड़ता है, क्योंकि वहाँ से जो ऑपरेटर उसको पंप करता है और खुद बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो ये कोई मुझे बहुत ज़्यादा, आशीष जी, बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी नज़र नहीं आती। बाकी आप खुद एक बार इस कंपनी के बारे में विचार करें, थोड़ा सा और कहीं से पढ़ें सुनें, और फिर उस कंपनी के बारे में कुछ निर्णय करें। मेरा विचार तो जैसे मैंने था वो मैंने बता दिया। अब विकी मोहन जी पूछते हैं कि मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में पूछते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी कंपनी है। आज ये जो 3 कंपनियां हमने जो डिस्कस किया ना, CDSL, KPIT, मदरसन सुमी वायरिंग, बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं। ऐसे ही कल हमने 2 अच्छी कंपनियों के बारे में डिस्कस किया था। एक तो अडानी विल्मार, जिसमें से अब अडानी निकल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब उस कंपनी की इमेज के बारे में बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा क्या है, वो हमने वरुण बेवरेजेस। तो आप इन सब चीज़ों को कोरिलेट करें। हम अच्छी कंपनियां और बुरी कंपनियां दोनों के बारे में बिल्कुल क्लियरली बता देते हैं कि एक्चुअली इसमें अच्छी है तो क्यों और बुरी है तो क्यों। तो आप क्या है, उनमें से पैरेलल ड्रॉ करें, यानी उनका कंपैरिजन देखें कि हम किस कंपनी को अच्छा कह रहे हैं और किस कंपनी को बुरा कह रहे हैं, और फिर आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि कंपनी में क्या देखा जाता है ना। ये माइंड को ट्रेन करने वाली बात है सिर्फ। और मैं फिर कह दूं, स्टॉक मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं कि अपन को बहुत ही कोई स्पेसिफिक रॉकेट छोड़ना है अपने को तो सब चांद पे पहुंचाना है, तो हमको तो बिल्कुल एक्यूरेट साइंस ही नहीं, ये आर्ट है। एक सामान्य आदमी जो है ना वो अपना कॉमन सेंस लगा के आराम से शेयर्स की अच्छा इन्वेस्टमेंट शेयर्स में कर सकता है, और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो ऐसा करते हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। बट विकी मोहन जी, मदरसन वायरिंग जो है क्या काम करती है पहले मैं बता देता हूँ। ये गाड़ियाँ होती हैं ना, गाड़ियाँ जो आजकल सारी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ रही हैं, तो हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली है, तो उनका जो सर्किट है ना वो पावर एक ही जगह से जाती है, बैटरी से पावर जाती है। तो अब बैटरी से डिफरेंट कंपोनेंट को पावर जाएगी, आपके डैशबोर्ड में अलग पावर जाएगी, फिर आपकी लाइटिंग में अलग जाएगी, फिर आपकी इंडिकेटर्स में जाएगी। ये सारी जो पावर जो है ना, मतलब बिजली की सप्लाई, वो तारों के थ्रू होता है। तो एक तारों का कनेक्टर वो ये बनाती है कि एक ही जगह से आप तारों का जाल समझ लीजिए, ठीक है, कनेक्टेड तारों का जाल वो ये बनाती है। वो इसलिए बनाती है कि वो आप अलग अलग तार जोड़ेंगे ना बैटरी से, तो एक तो क्या है कि वो फ्रूटफुल नहीं रहता, वो आप कितने तार बैटरी में लगाओगे, मतलब बैटरी से आप कनेक्ट कितने तारों को करोगे। तो एक ऐसा होता है, आप समझ लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक पॉइंट है, उससे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बैटरी से तार आता है, वहाँ से बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर टाइप चीज़ है, और फिर वहाँ से पावर अलग अलग उसको अलग अलग कंपोनेंट को चली जाती। तो ये वायर हार्नेस बोलते हैं इसको। तो ये जो कंपनी है ये मार्केट लीडर है हिंदुस्तान में, और बड़े लॉन्ग टर्म इनका रिलेशनशिप है। जो OEM है ना, जो जितने भी गाड़ियाँ बनाने वाले हैं, उनका बड़ा ही उनसे लॉन्ग टर्म रिलेशन और बहुत ही अच्छा ग्रुप है ये।
और प्रमोटर जो है ना, एक्सीलेंट प्रमोटर हैं, मतलब कंपनी का बड़ा अच्छा से ध्यान रखते हैं, उनको पता है कंपनी को कैसे चलाना है। तो 3 गुण इनमें हैं, मार्केट लीडर भी हैं, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप भी गाड़ियों के साथ बहुत मतलब कार मैन्युफैक्चरर्स या व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ इनका बहुत अच्छा है। अब बात यह है कि आपने इसको किस भाव में लिया। वो ये एक्चुअली क्या है, ये जो शेयर होते हैं ना, ये मंदे में लेके बैठने वाले होते हैं। ये आप तेज़ी में ले लेंगे ना और मार्केट में गिरावट आई तो मुझे ऐसा लगता है आपने पीक में ले लिया। तो देखिए, मैं इसके पहले फाइनेंशियल बता दूं। 3 साल के जो इनकी सेल है वो 28% बढ़ी है, 3 साल का प्रॉफिट 17% बढ़ा है, 22,600 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। और ROE 43% की, 43% की ROE। CDSL की ROE जो है ना, जिसको कुछ नहीं करना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ डेवलप करके सिर्फ पैसे इकट्ठे करने, उसकी ROE 31% है। और ये मैन्युफैक्चरिंग वाले की ROE 43% है। आप देखो आप, और बस पी भी 36 का है, रीजनेबल सा पी है। तो हर जगह से अच्छी कंपनी है। अगर मैं इसमें डिसएडवांटेज ढूंढना चाहूँ तो देखिए, इनका एक ही कंपोनेंट है, वो वायर हार्नेसिंग वाला। तो वो तो जब तक ऑटोमोबाइल रहेंगे तब तक तो वो काम आएगा, वरना वो काम नहीं आएगा। लेकिन ऑटोमोबाइल तो आपको पता है कि ऑटोमोबाइल तो आगे बढ़ने वाले ही हैं, ठीक है, चाहे EV में हो चाहे नॉर्मल गाड़ी में हो। ये वायर हार्नेसिंग, लाइटिंग का जो बैटरी से डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो जाने ही वाला है, तो वायर हार्नेस तो काम आएंगे ही आएंगे। तो कोई चिंता की बात नहीं है। बस बात मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो है ना, ये शेयर हाई प्राइस पे ले लिया, टॉप पर ले लिया आपने, जबकि कभी ऐसे नहीं करना। मैं बार बार आप लोगों को सभी से एक निवेदन कर देता हूँ कि हाई पे नहीं लेना, तसल्ली से इंतज़ार करो, नहीं तो FD में रख दो बॉस पैसा। बड़े सिंपल गणित है। 250 शेयर टोटल 5,000 शेयरों में से जितने लिस्टेड हैं ना, उसमें 250 शेयर काम किया, और हमारी ज़िंदगी को ठीक ठाक सा चलाने के लिए सिर्फ 10-12 शेयर काफ़ी। तो जल्दी किस बात की, तसल्ली रखो। हाँ, हाई पे ले लिया तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मैं नहीं समझता कोई चिंता करने की बात है। फिर ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए पूछते हैं, तो भाई इसका ये तो फिर आपने उत्कर्ष, पहली बात तो ये कि स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग की हालत ख़राब है। और मतलब पहले वैसे तो सारी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की हालत ख़राब है। क्यों? क्योंकि लोन से पैसा वापस आ नहीं रहा है ना। और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, छोटे छोटे लोन्स देते हैं लोगों को। और प्राइस टू बुक, हालांकि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की <1 है। हम बार बार ये कहते हैं कि जब भी आप किसी कंपनी को, स्पेशली जो पैसे में डील करती है जैसे बैंक और NBFC, इनको <1 प्राइस टू बुक पे लेना है। लेकिन इसकी तो बुक ही ख़राब हो रही है। वो जो नोट वाला एग्जाम्पल हमने दिया था ना, कि एक संदूक में नोट रखा हुआ है 100 रुपये का, और उस पर आप कितना दाम लाओ, कितना पैसा दोगे उस संदूक का? तो 100 रुपये दोगे ना आप, मिनिमम 100 रुपये दोगे, क्योंकि 100 रुपये का नोट पड़ा हुआ है। अब वो नोट गल रहा है, मान लीजिए डे बाई डे गले वो, तब आप दोगे क्या उसके 100 रुपये? तब आप कहोगे मैं तो 90 भी नहीं दूंगा इसके, पता नहीं मैं जब तक लूँ तब तक क्या हालत करा। तो इनके जो NPAs है ना, वो ये दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी बढ़ के आए हैं। और इनकी जो बुक है, मतलब लोन वाली जो बुक जिसमें होती है ना, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस बोलते हैं उसको। तो ये छोटे वाले जो शेयर है ना, आप कृपया इनको, ये इस तरह के, और आपने लिया भी मुझे पता है वो टॉप में होगा, आपको जो मार्केट या एवरेजिंग की होगी आपने। ये सब गलतियाँ नहीं करनी। बस आप अगर बैंकों में रहना है ना, जैसे मैंने आपको बताया, बैंकों में रहना, तो पब्लिक सेक्टर का एकमात्र बैंक, टॉप बैंक नंबर 1, और प्राइवेट सेक्टर के 3 बैंक है ना, ये इसमें रहना है अगर आपको वाकई बैंकों में जाना है तो। बाकी आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, आप बहुत से अच्छे अच्छे शेयर्स हैं। जैसे आपने ये मदरसन सुमी वायरिंग, अच्छा शेयर है, ये अच्छा पिक है आपका, लेकिन आपने टॉप पे लिया इसलिए आप चिंता कर रहे हो। खैर, ये रही आज की प्रस्तुति। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।